बात होगी। ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। जैकोबियन और कैरोलाइन प्रोस को हम देखते हैं प्यूरिटन एज के अंदर। तो सबसे पहले इसका बैकग्राउंड देखते हैं। तो इस पीरियड, द पीरियड वाज रिच इन प्रोज कंपैरेटिवली। जो ड्रामाटिस्ट भी आपने खैर काफी सारे देखे, ऐसे लगता था कि रिच पीरियड इन ड्रामा राइटिंग, ड्रामे लिखे बहुत से गए, लेकिन उनकी क्वालिटी हम कह सकते हैं कि वो क्वालिटी वाइज इतनी अच्छी नहीं थी। लेकिन प्रोज राइटर हमारे इसमें अच्छे आते हैं। द ग्रेट प्रोज राइटर्स वर, बेकन भी इसी एज में था, जैसे बेकन खैर ओवरलैप भी करते हैं इसमें कुछ ऑथर। बर्टन है, मिल्टन को हमने एज ए पोइट भी देखा है, एज ए प्रोज राइटर भी थोड़ा बहुत आप जान चुके हैं उनके बारे में। सर टॉमस ब्राउन और जेरेमी टेलर एंड कैलेंडन को हम देखेंगे। इंग्लिश प्रोज विच हैड बीन फॉर्म्ड इनटू ए harmonious and pliable instrument by the Elizabethan began to be used in the various ways as narrative as well as the vehicle for the philosophical speculations and scientific knowledge. प्रोज का एक ये भी एंगल है इसके उभर के आना सामने, और प्रोज का जो काम है वो ह्यूमनिस्ट हाथों में चल रहा था। एक तो फिलोसफी आगे बढ़ रही थी और फिर साइंस जो है एक नई चीज आ चुकी थी, प्रैक्टिकल नॉलेज जो है वो फिलोसफी का। तो रॉयल सोसाइटी भी कायम हो चुकी थी, और साइंटिफिक जो नॉलेज है वो सारा जो सेव किया जाता था वो ऑब्वियसली वो पोइट्री में नहीं किया जा सकता, क्योंकि पोइट्री में तो एम्बिग्विटी आ जाती है। तो साइंस जो है क्लियर कट एक प्रोज नैरेटिव ही यूज होगा, या प्रोज लैंग्वेज ही यूज होगी उस नॉलेज को सेव करने के लिए। So for the first time, the great scholars began to write in English rather than Latin. और दूसरा, आपने एलिजाबेथन एज से ही प्रोज लिखना तो शुरू हो गए थे, अच्छी प्रोज शुरू हो गई थी, लेकिन पैरेलल वहां साथ साथ लैटिन में भी काम हो रहा था। तो यहाँ पे आके हम देखते हैं कि बिल्कुल ही इंग्लिश को अडॉप्ट कर लिया गया, और लैटिन जो है, अब लैटिन और फ्रेंच जो है वो मुकम्मल रिप्लेस हो गई थी इस एज में आके। The greatest single influence which enriched the English prose was the authorized version of the Bible. ये एक important incident है। जेम्स वन ने क्या किया कि सॉलिडारिटी के लिए, यूनिफिकेशन ऑफ नेशन के लिए उन्होंने एक कदम उठाया, और उन्होंने सोचा कि बाइबल को कि एक ऐसी ट्रांसलेशन प्रोवाइड की जाए। उससे पहले आपको पता है विलियम टिंडल ने ट्रांसलेट कर दिया था, फर्स्ट उनकी प्रिंट आ चुका था, लेकिन उसकी जो है वो एक बंदे ने किया था, और उसकी क्वालिटी वो उस तरह से नहीं थी, आम आदमी के लिए ऐसा लगता नहीं था, एक आर्टिस्टिक लेवल पे था, उसमें एम्बिग्विटीज थी बहुत सारी। सो जेम्स वन ने ना बहुत सारे ट्रांसलेटर हायर किए, 47 कहा जाता है कि लोग थे जिन्होंने मिल के ये बाइबल को ट्रांसलेट किया बिल्कुल कॉमन लैंग्वेज के अंदर, जिसे कहते हैं ऑथराइज्ड वर्जन ऑफ द बाइबल। और इस बाइबल का ना बाद के तकरीबन सारे आथर पे आपको एक असर नजर आएगा, अगली एज में भी, उससे अगली एज में भी। और उसकी वजह ये है कि ये ऑथराइज्ड वर्जन जो ट्रांसलेट हुआ था, जाहिर है फिर प्रिंट भी हुआ, और प्रिंट होके घर घर पहुंचा, और फिर आप समझ सकते हैं कि हर बच्चे ने ये वो पढ़ता होगा, हर बच्चा जो है वो पैदा होता था तो बाइबल पढ़ता था, अगर वो रिलीजन की बुक पढ़ता था तो उस पे आप समझ सकते हैं कि वो इंग्लिश की जो वो प्रोज है जिसमें वो ट्रांसलेट हुआ, और एक प्रोज वर्क है यकीनन वो, तो उसका एक इफेक्ट हमें नजर आता है बहुत से आथर के ऊपर। So which was the result of the efforts of the scholar who wrote in a forceful, simple and pure Anglo-Saxon tongue, avoiding all that was rough, foreign and affected. उन्होंने सब खत्म कर दिया, इसमें कोई affectedness नहीं थी, कोई जो है foreignness नहीं थी, कोई roughness नहीं थी, प्लेन किस्म की एक ऑर्डिनरी लेकिन लूसिड टाइप प्रोज जो है वो जनरेट की। So the Bible became the supreme example of the earlier English prose style, simple, plain, and natural. As it was read by the people in general, its influence was all pervasive. आप कर सकते हैं कि वो एक ऐसी बुक थी जो हर घर को रखी गई, एक रिलीजन से एसोसिएशन के नाते, और फिर हर बच्चे ने पढ़ी होगी, तो उसके ज़हन पे प्राइमरी जो है ना वो प्रोज नैरेटिव, एक नया जो स्टाइल तख्लीक किया गया, प्लेन, सिंपल और नेचुरल। तो ऑथराइज्ड वर्जन ऑफ द बाइबल एक इम्पोर्टेंट स्टेप था जेम्स का। फ्रांसिस बेकन को हम कर चुके हैं पहले भी, मिल्टन को भी कर चुके हैं, जस्ट उनको एक रेपिटेशन कह लें, एक थोड़ा बहुत और एडिशन अगर हो सके, या दोबारा से बात कर लेते हैं थोड़ी थोड़ी। बेकन बिलोंग्स बोथ टू द एलिजाबेथन एंड द जैकोबियन पीरियड। इस वजह से दोनों एजेस में हम उनका तस्करा कर रहे हैं। ही वाज अ लॉयर possessing great intellectual gift. Ben Jonson wrote of him, no man ever cuffed or turned aside from him without a loss. ये बेन जॉनसन ने लिखा था बेकन के बारे में।
no man ever cuffed or turned aside from him without a loss. यानी उनसे बात करना इतना आसान नहीं था, वो बड़े जो कि लॉयर भी थे और फिर लैंग्वेज पे उन्हें जो कमांड थी. As a prose writer, he is the master of aphoristic style. He has the knack of compressing his wisdom in epigrams, which contains the essence of his rich experience of life in a most concentrated form. His style is clear, lucid, but terse, and that is why one has to make an effort to understand its meaning. Compress कर देते थे. Brevity, soul of wit जो हम लाइन पढ़ते हैं ना शेक्सपियर की, उसके मीनिंग सही तरह पे हमें नजर आते हैं बेकन की लाइन के अंदर, कि बिल्कुल जो है वो ब्रेविटी एक्सरसाइज होती है. So the reader has always to be alert because each sentence is packed with meaning. अगर आप इनकी लाइनें पढ़ेंगे तो बहुत इंजॉय करते हैं, वेरियस मीनिंग वहां से निकलते हैं, और उनके जो स्टाइल है वो भी मजे का है. हाँ, वर्ल्डली विजडम और बाकी जो आपने सब्जेक्ट सारा पढ़ा, और बेकन का आपको ये भी बताया गया था, या इलेजिटिमेट संदेश में भी कुछ ऑथेंटिक नॉलेज तो नहीं है हमारे पास इस मामले में ऑफ क्वीन एलिजाबेथ. सो बेकन इज वेल नोन फॉर हिज एसेज. जो जॉनरा उन्होंने इंग्लिश में इंट्रोड्यूस करवाया वो ऐसे हैं प्रोज के अंदर, in which he has given his views about the art of managing men and getting success in life. They may be considered as a kind of manual for statesmen and princes. The tone of the essay is about a worldly man who wants to secure material success and prosperity. That is why their moral standard is not high. तो दुनिया में कामयाबी के लिए, दुनिया के अंदर सक्सेस के लिए उन्होंने एक मैनुअल लिखा है कि यहाँ पे आप, इसमें कोई आपको रूहानी मैसेज, कोई आफ्टर लाइफ मैसेज नहीं मिलता, बल्कि ये प्योर एक वर्ल्डली विजडम है, एक बुक ऑफ वर्ल्डली विजडम. अगर आप चाहते हैं तो आप बेकन के एसेज पढ़ सकते हैं. Beside the essay, Bacon wrote Henry VII, the first piece of scientific history in the English language, and the advancement of the learning, which is a brilliant popular exposition of the cause of scientific investigation. So Bacon himself did not make any great scientific discovery. He popularized science through his writing. तो वो साइंटिस्ट तो नहीं थे, लेकिन फिलोसफर साइंटिस्ट आप कह सकते हैं. उन्होंने इंडक्टिव मैथ्स को जो है ना वो फैशन किया, और साइंस को तजुर्बा की राह पे डाला, और काफी पॉपुलराइज भी किया साइंस के कॉन्सेप्ट. On account of his being the intellectual giant of his time, he is credited with the authorship of plays of Shakespeare. तो कुछ क्रिटिक्स, कुछ रिसर्चर इस बात का क्रेडिट जो है वो बेकन को भी देते हैं कि शायद शेक्सपियर इनका पेन नेम हो पॉसिबल, लेकिन इसके भी हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है. यकीनन ये भी एक रूमर है. नेक्स्ट है हमारे पास है रॉबर्ट बैटन. Robert Burton is known for his Anatomy of the Melancholy. इस बुक के लिए फेमस है रॉबर्ट बर्टन, Anatomy of the Melancholy, which is a book of its own type in the English language. In it, he has analyzed human melancholy, described its effect and prescribed its cure. तो ये melancholy की बात करते हैं, और उसकी जो effects हैं, उसको कैसे उसका इलाज हो सकता है. But more than that, the book deals with all the ills that flesh is heir to, and the author draws his material from writers ancient as well as modern. It is written in a straightforward, simple, vigorous style, which at times is marked with rhythm and beauty. तो Anatomy of Melancholy रॉबर्ट बर्टन की एक ही बुक है, याद रखना इतना मुश्किल नहीं होगा. इसमें उन्होंने मेलनकली जो स्टेट है, जो उदासी, परेशानी या टेंशन मिक्स करें तो मेलनकली बनती है. तो ये जो ग्लूमी स्टेट होती है, एक्सट्रीम पैसिमिज्म, तो इसको उन्होंने उसका थोड़ा सा एनालिसिस किया है कि ये ह्यूमन माइंड पे क्यों आती है और इसका कैसे इलाज किया जा सकता है. सर थॉमस ब्राउन, तो हमने नेक्स्ट जो हमारे पास आथर है थॉमस ब्राउन, प्रोज आथर. इनको जानते हैं, समझते हैं कि ये, और इनको कैसे याद रखा जा सकता है उसकी बात करते हैं. He belonged to entirely a different category. जो पिछले आथर हैं उनसे, with him the manner of writing is more important than the substance. इनके लिए substance से ज्यादा important manner है. ये उसी तरह जैसे कुछ ड्रामाटिस्ट हमने पढ़े थे कि वो स्टाइल और मैनर की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं सब्सटेंस से. ही इज देयर फॉर द फर्स्ट डेलिबरेट स्टाइलिस्ट इन द इंग्लिश लैंग्वेज. पहला हम कह सकते हैं जो खुद एफर्ट से स्टाइलिस्ट हैं. एंड द फोररनर ऑफ चार्ल्स लैम्ब एंड स्टीवेंसन. चार्ल्स लैम्ब जिन्होंने पहले भी एक दो कमेंट हमने कल ड्रामा के बारे में भी इनके पढ़े थे. ये जो बहुत आला पाए के प्रोज राइटर हैं, रोमांटिक एज में ये
दोनों हमें मिलेंगे, इनके बारे में भी पढ़ेंगे। एसेज ऑफ एलिया वगैरह, इन्होंने, इनका पेन नेम था एलिया। बीइंग ए फिजिशियन, अब सर थॉमस ब्राउन जो है, ये ना सिर्फ इनको नाइटहुड मिला बल्कि ये डॉक्टर भी थे। तो सर डॉक्टर थॉमस ब्राउन, सही तरीके से अगर आप अच्छे से याद रख सकते हैं भी, बल्कि इनकी बुक भी आपको याद करवा देगी कि ये डॉक्टर साहब की होगी कैसे भला। कि ही रोट रिलीजियो मेडिसी, इनकी बुक है रिलीजियो मेडिसी। रिलीजियो मतलब रिलीजन से वर्ड लिया गया है, और मेडिसी मेडिसिन से। तो रिलीजन और मेडिसिन के बारे में कोई बात होगी यकीनन। इन विच ही सेट डाउन हिज बिलीव्स एंड थॉट्स, ठीक है, द रिलीजन ऑफ द मेडिकल मैन, ठीक है, कि एक मेडिकल के पर्सन के जो रिलीजियस बिलीव्स और थॉट्स हैं। In this book, which is written in an amusing, personal style, the conflict between the author's intellect and his religious beliefs gives it a peculiar charm. तो author के जो intellect जो है, intellect है, और intellect जो questions हैं, और फिर उसके religious beliefs हैं, उनमें जो conflict आता है, उसके बारे में है Religio Medici की जो book है। His other important prose work is Hydriotaphia, or the Unburial, in which the meditating on time and antiquity, Brown reaches the heights of the rhetorical splendor. The Unburial में वो क्या करते हैं, मेडिटेट करते हैं पुराने वक्त में, पुराने ज़मानों के बारे में भी बात करते हैं। तो हाइड्रोटैफिया और अनबरियल, तो दोनों आपको रिमाइंड करवा सकते हैं। ये उनकी अबाउट एंटिक्विटी और टाइम, पुराने वक्त के बारे में बुक है एंटिक्विटी की और एंशियंट कल्चर के बारे में। और रिलीजियो मेडिसी जो है उनकी इंटेलेक्ट और रिलीजियस बिलीफ्स के बारे में। He is greater as an artist than a thinker, and his prose is highly complex in its structure and almost poetic in richness of the language. So, other writers of his period who are like Brown, the masters of the rhetorical prose, were Milton, इसकी तरह की अगर मास्टर प्रोज जो जिन्होंने लिखी है वो मिल्टन, जेरेमी टेलर एंड कलेंटन, उनके बारे में हम आगे देखते हैं। सर थॉमस ब्राउन को भी याद रखना, सर डॉक्टर थॉमस ब्राउन, रिलीजियस मेडिसी इनका टॉप वर्क है, और दो ही तो इनके काम है, द अनबरियल एंड रिलीजियो मेडिसी। मिल्टन को एज ए प्रोज राइटर अगर हम देखें, थोड़ा सा आपने पहले उनके ऊपर प्रेजेंटेशन भी हो चुकी है और अलग से भी आप हम इनको पढ़ चुके हैं। एज ए प्रोज राइटर भी एक अलग मकाम है इनका। मोस्ट ऑफ द मिल्टन्स प्रोज राइटिंग आर कंसर्न्ड विद द क्वेश्चन एट इशू बिटवीन द पार्लियामेंट एंड द किंग। तो एक एक्टिविस्ट थे, एक प्यूरिटन एक्टिविस्ट थे, और पॉलिटिकली इन्होंने पार्टिसिपेट किया और किंग के अगेंस्ट जो एक जदोजहद भी की। Being the champion of the freedom in every form, he wrote a forceful tract on the doctrine and the discipline of divorce. तो डाइवोर्स के ऊपर इनका एक पेपर है, ऑन द डॉक्ट्रिन एंड द डिसिप्लिन ऑफ द डाइवोर्स। क्योंकि आपको पता है क्रिश्चियनिटी में डाइवोर्स अलाउ नहीं है। आपको हेनरी VIII वाला सीन याद होगा कि उसकी वजह से क्या तमाशा हुआ था। तो इन्होंने एक पेपर भी लिखा, अभी भी वो मसला हल नहीं हुआ था, इन विच ही स्ट्रांगली एडवोकेटेड द राइट टू डाइवोर्स, कि राइट होना चाहिए। इन्होंने कहा कि हक, जो तलाक का हक है वो होना चाहिए, जो कि रिलीजन ने नहीं दिया था। तो उसकी वजह से आपने देखा कि हेनरी VIII ने क्या बड़ा स्टेप लिया। His most famous prose work is, जो इसके ऊपर प्रेजेंटेशन भी हो चुकी है, Areopagitica, which was association or occasioned by a parliamentary order for submitting the press to censorship। ये censorship के ऊपर है, पार्लियामेंट की जो कोशिश थी कि प्रेस को कंट्रोल किया जाए। Here Milton vehemently criticized the bureaucratic control over genius। तो ये इस मैटर को डील करता है ये वर्क, और एक जो है तलाक के इशू को उन्होंने डील किया। और दो एज ए पम्फलेटियर, मिल्टन एट टाइम्स इंडल्जेस इन डाउनराइट अब्यूज। इन्होंने काफी सारे पम्फलेट्स भी लिखे, जैसे पॉलिटिकल पम्फलेट आज भी आप देखते हैं। तो मिल्टन ने भी पम्फलेट लिखे थे मोनार्की के अगेंस्ट और प्यूरिटनिज्म के को फैलाने के लिए और अपने आइडियाज को। तो लेकिन इसमें हम देखते हैं कि डाउनराइट अब्यूज एंड ही लैक्स ह्यूमर। ठीक है, एक तो इनकी लैंग्वेज बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है, और पम्फलेट में खास तौर पे, और दूसरा के ह्यूमर तो बिल्कुल किसी भी वर्क में आपको नजर नहीं आता। मिल्टन वाज ए हाईली सीरियस पर्सन, no humor, no lightness of the touch, yet there is that of the inherently sublimity in his prose writing which we associate with him as a poet and as a man। एक sublimity तो फिर आनी है, वही क्वालिटी बढ़ जाती है। ह्यूमर और लाइटनेस, मजाक जो है मिल्टन के करीब से भी नहीं गुजरा था। When he teaches a noble thought, the wings of his imagination lift him to a majestic height। तो मिल्टन को प्रोज राइटर जो है ये
2 वर्क और कुछ पम्फलेट्स तो खैर काफी सारे यकीनन लिखे होंगे। अर्ल ऑफ कैलेंडन को देखते हैं। अपोज टू द मिल्टन द ग्रेटेस्ट राइटर इन द पार्लियामेंट्री स्ट्रगल वाज अर्ल ऑफ कैलेंडन। तो इनका मकाम भी साथ साथ है, इन्होंने भी पॉलिटिकल पार्लियामेंट के साथ जो स्ट्रगल की है। His prose is stately and he always writes with the bias which is rather offensive as we find it। इसके 2 वर्क हैं, हिस्ट्री ऑफ रेबेलियन एंड द सिविल वॉर्स इन इंग्लैंड। तो आसानी से हम इनको याद रख सकते हैं कैलेंडर को। जेरेमी टेलर हमारे लिस्ट नहीं बल्कि लास्ट तो नहीं है लेकिन बड़े इंपॉर्टेंट है। जेरेमी टेलर बिशप, इनके अलग हैसियत हम देख सकते हैं कि बिशप हैं, एक रिलीजियस पर्सन है। प्यूरिटन एज में किसी रिलीजियस पर्सन का लिखना तो लाजमी बनता है। मेड हिमसेल्फ फेमस बाय हिज लिटरेरी sermons, और एक बिशप है तो क्या लिखा होगा ज्यादा, sermons। On account of the gentle charm of his language, the richness of his images, and his profound human imagination, Taylor is considered as one of the masters of the English eloquence। और किसी भी सरमन की खास क्वालिटी आपको पता है, उसका एलोक्वेंस होती है, उसी से उसने मुतासर करना होता है। ही इज समटाइम नोन एज द शेक्सपियर ऑफ डिवाइन। ठीक है, शेक्सपियर ऑफ डिवाइन इनको कहा जाता है समटाइम, क्योंकि इन्होंने डिवाइन किस्म का वर्क किया। फॉर हिज पोएटिक स्टाइल ऑफ एक्सप्रेशन एंड ही इज फ्रीक्वेंटली साइटेड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रोज राइटर्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। इनका वर्क कौन सा है? बेस्ट प्रोज फेमस बुक ऑफ डिवोशन अमंग इंग्लिश मैन एंड वुमेन। क्या है जी? 27 sermons preached at गोल्डन ग्रोव 1651 में पब्लिश हुए, एंड द रूल एंड द एक्सरसाइजेस ऑफ होली लिविंग। तो ये भी एक दोनों जो है ना कॉम्बिनेशन है इनके sermons के, तो sermon इन्होंने प्रोड्यूस किए हैं। Thus, during this period, we find English prose developing into a grandiloquent and rich instrument capable of expressing all types of ideas, scientific, religious, philosophical, poetical, and personal। तो ये प्रोज और उसकी डेवलपमेंट है। तो लेस देन 1 मिनट आ रहा है, किसी भी टाइम ये जो है सेशन एक्सपायर हो जाएगा। फिर हम इतनी देर रिव्यू करते हैं कि हमने क्या पढ़ा। अर्ल ऑफ कैलेंडन को पढ़ा हमने, मिल्टन को एज ए प्रोज राइटर देखा, उन्होंने कैसे डाइवोर्स के बारे में पेपर लिखा और प्रेस के कंट्रोल के बारे में दिया। थॉमस डॉक्टर ब्राउन का है रिलीजियो मेडिसी है फेमस वर्क। रॉबर्ट बर्न एनाटॉमी ऑफ मेलनकली को हमने देखा। बेकन को दोबारा से देखा, उनके एसेज जो उन्होंने इन्वेंट किए थे। और ये हमारा जैकोबियन एंड कैरोलाइन प्रोज के ऊपर लेक्चर था।